एचएपी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके फर्स्ट यूनिट में 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स यानी कि 3 चैप्टर्स। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ये 3 टॉपिक है, हम इसको टर्न वाइज कवर करेंगे और मैं ध्यान रखूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो जाए, कुछ भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपका छूट जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहें न्यू वीडियोज़ के। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का सिंपल मीनिंग होता है फंक्शन। तो ह्यूमन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब एनाटॉमी जैसे कि मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो सकता है, ऑर्गन्स का भी, बोन्स का भी, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, और उसका रिलेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स विच आर विजिबल विद नेक्ड आई। ध्यान रखना, हम उन्हीं का ही एनाटॉमी करेंगे जो नेक्ड आई से विजिबल हो। देखो एनाटॉमी वैसे तो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रॉस एनाटॉमी, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो आपको यहाँ कवर नहीं करनी, उसकी मतलब आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है कि जो ऑर्गन, जो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल है विदाउट एनी एडिशनल इक्विपमेंट, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है जो हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हो, जो हमें जूम करनी पड़े, नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। ठीक है, अब एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर होगा, लीवर, किडनी, बोन्स, इनके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, उन्हें कहते हैं हम एनाटॉमी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, अब फिजियोलॉजी किसके बारे में है, यह इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, उनके ऑर्गन्स ये फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे हार्ट है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि ये ऐसे बनता है। लीवर है, लेफ्ट एंड राइट लोब हो गया, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये उसका स्ट्रक्चर है, बीन शेप स्ट्रक्चर है किडनी का, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इनके फंक्शन क्या है वो फिजियोलॉजी डिसाइड, फंक्शन कहाँ पढ़ते हैं हम, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ बॉडी, जैसे कि किडनी क्या करती है, हार्ट क्या करता है, लीवर क्या करता है, ये क्या होता है, ये इनके फंक्शन होते हैं जो हम फिजियोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। अब फिर बात करते हैं स्कोप। तो इसका अब स्कोप कहाँ है, इट कवर्स द कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सेल्स टू लार्ज ऑर्गन। ये क्या करती है, माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्ज ऑर्गन तक, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक के एनाटॉमी और उनके फिजियोलॉजी को, जो भी चीज़ इंक्लूड होती है इसके अंदर, उसको कवर करती है। स्कोप क्या होता है कि मतलब एक चीज़ क्या कवर करती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसका स्कोप कितना है, इसका स्कोप अगर लैंडस्केप के वे में डिफाइन करें तो इसका स्कोप इतना है कि ये इतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता है। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ आएंगी उसको कवर कर लेगा। एक्सप्लेनिंग हाउ दी स्ट्रक्चर वर्क इंडिविजुअली और टुगेदर टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड होम्योस्टेसिस। यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक दूसरे से मिलके कैसे हमारी लाइफ, हेल्थ और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो मैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा आपको, ये भी आपका एक टॉपिक है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो क्या होती है हमारे पास, केमिकल या फिर मोलिकुलर लेवल पे होती है, जो सबसे छोटी होती है। फिर आता है हमारे पास सेलुलर लेवल। सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं, जब मिक्सअप होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, अब बहुत सारे ऑर्गन, 5-6 ऑर्गन बन के क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनको अगर कंप्लीट एक ही चीज़ में कंसिडर किया जाए एज ए सिंगल एंटिटी तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम।
और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा हाईएस्ट और लास्ट लेवल होता है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट लेवल था हमारा, क्या था, मोलिकुलर लेवल, यानी कि मोस्ट बेसिक लेवल। इसमें क्या होता है कि 2 और मोर एटम या मोलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। देखो ये हमारे एटम्स है, सेपरेटेड है, जब ये कंबाइन होते हैं तो मोलिक्यूल बन गया। अब मोलिक्यूल क्या बनता है, ये मोलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं, फंक्शनल होते हैं, तब ये एक सेल बनाते हैं। देखो स्टार्टिंग में जब चीज़ें होती है तो वो अनस्पेसिफाइड होती है। जो सेल होता है हमारा जब बनता है तो उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो डेवलपमेंट फेज़ में होता है तो पर्टिकुलर फेज़ गेन कर लेता है। जैसे कि हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, जैसे उनको फंक्शन करना होता है उसी प्रकार वो अपनी एबिलिटी गेन करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा केमिकल लेवल। अब बात करेंगे हम सेलुलर लेवल की। अब सेल हो गए। अब सेल क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारा, पहले तो हम सेल के बारे में बताते हैं क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी काम होता है और जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो सेल के बेसिस पे बनते हैं। हमारी बोन्स के अंदर क्या है, सेल होते हैं। ऑर्गन्स में क्या हो, सेल होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं। पूरी बॉडी हमारी मेड अप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और वो सेल्स जब कंबाइन होते हैं, जब 2 और मोर सेल्स कंबाइन होते हैं, तब क्या बनाते हैं वो टिश्यू। 2 और मोर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। देखो ये डिफरेंट सेल्स थे तो उन्होंने क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। और फिर जब ये टिश्यू कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के टिश्यू जब एक साथ आते हैं, कंबाइन होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। एक ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, या कोई भी ऑर्गन आप मान सकते हैं बॉडी का, या आईज होगी। कोई भी ऑर्गन एक्सक्लूडेड नहीं है, ये कंप्लीट ओवरऑल बॉडी की बात हो रही है। तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। फिर बात करते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है पूरा, लंग्स, एल्यूलाई और माउथ से लेके फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन और इजोफेगस जहाँ से फूड जाता है, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। उसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। सभी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग, जो अलग अलग ऑर्गन है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का लेवल आता है। लास्ट लेवल जो हमारे पास वो होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट, जो सारी चीज़ कंबाइन होके जो प्रॉपर फंक्शन करे एक बॉडी, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। वो ऑर्गेनिज्म लेवल, देखो जब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम व्हेल को भी मान सकते हैं, और भी बहुत, मतलब जितने भी लिविंग है सब अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर आते हैं। उनकी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वो अलग चीज़ होती है। फिर बात करते हैं बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब उन 11 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फर्स्ट क्या आता है, जैसे कि हमारा हेड है, ठीक है। नर्वस सिस्टम हो गया, ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आता है हमारा हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन। स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। स्किन क्या है, एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर कंसिडर किया जाता है स्किन को, जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है बॉडी के अंदर। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है। टोटल कितने सिस्टम है, 11। फिर हम बात करेंगे एक बेसिक लाइफ प्रोसेस। देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, जब जैसे स्ट्रक्चर की बात होगी, अब फंक्शन क्या होता है। अब बॉडी की अगर फंक्शन की बात करें तो एक बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे।
इट इज़ द प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विश, ये अंतर करता है किसके अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। लिविंग्स के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, ये 7 स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। ये दोनों सेम है, मैंने एक आपको ऑप्शन दिया है कि जो आपको अच्छा लगे वो आप ताकि लर्न कर सको, जो आपको बेटर लगे कि हाँ मैं ये जल्दी इजीली ग्रास्प कर सकता हूँ या ये, तो उसी बेसिस पे ये मैंने 2 क्लासिफिकेशन आपको दिए और दोनों एक ही चीज़ है। 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो इन 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। चलो, फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो क्या है, न्यूट्रिशन मान लो या मेटाबॉलिज्म। इन दोनों को मैं एक में कवर करूंगा। इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल केमिकल, क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब हमारा फूड होता है जो बॉडी के अंदर, वो जो वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी किसके लिए यूज़ होती है, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ होती है वो एनर्जी, रिप्रोडक्शन के लिए और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और सेकंड है एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है वो उसका काम होता है तोड़ना, इसका मीनिंग, कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि तोड़ना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जो हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ता है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, इनटू सिंपलर वंस, जो स्मॉल छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। और जो ये एनर्जी रिलीज करता है ये मोस्ट कॉमनली हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। और फिर आते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या है, जोड़ना। तो जो स्मॉलर वंस हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, बिल्ड करता है। जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग की अगर जिम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एनाबॉलिक्स दिए जाते हैं, एक बॉडी बिल्डर को एनाबॉलिक्स दिए जाते हैं ताकि वो एक चीज़ बिल्डअप कर पाए। फिर बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि हम हमारी एबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी सिचुएशन में या किसी कंडीशन में। एबिलिटी टू द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, जो बाहर के जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें। इन्हीं को कहते हैं, जैसे कि बाहर गर्मी है, हॉट है, कोल्ड है, तो उसके प्रति हमारी बॉडी क्या होती है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। या फिर सपोज करो कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से क्या होता है कि जो गर्मी है शरीर से बाहर निकलती रहती है और एक टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, उसे होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी क्या है, ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। फिर बात करते हैं मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या इंक्लूड होता है, हमारी कंप्लीट बॉडी, इन हमारे हर ऑर्गन और जो सेल होता है उसकी भी मूवमेंट होती है, सेल के अंदर के जो कंटेंट होता है उसकी भी मूवमेंट होती है। एक बेसिक लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, अगर नॉन लिविंग की बात करें तो उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। फिर क्या है ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन बॉडी साइज। अब देखो, इंक्रीज इन बॉडी साइज एक मिथ है, मिथ नहीं, एक कन्फ्यूजन है कि प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग। ऑफ कोर्स प्लांट नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग क्यों है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। रिस्पॉन्सिव, यस, रिस्पॉन्ड करता है सनलाइट के मतलब फोटोसेंसिटिव होता है वो। और मूवमेंट उसकी नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। ग्रोथ, यस, ग्रोथ उसकी होती है, लेकिन क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल्स उसके भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग बीइंग में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जब हमारे सेल डेवलप होते हैं, स्टार्टिंग में जब वो डेवलप होते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेम सेल। अब स्टेम सेल थेरेपी कई जगह यूज़ होती है, जैसे कई इन्फेक्शन में, कहीं भी उन्हें
बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए या प्रोवाइड किया जाए तो पर्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेते हैं जिस ऑर्गन पे जो वो जाते हैं। अगर वो हार्ट में जाएंगे तो वो हार्ट की तरह हार्ट के फंक्शन से अडेप्ट हो जाएंगे, अगर वो लीवर में जाएंगे तो उनके फंक्शन को अडेप्ट कर लेते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जो हमारा एक सेल होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक्शन को अडेप्ट कर लेता है। और हम इसको दूसरी ऐसे भी कह सकते हैं कि अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड सेल। पहले वो क्या है, एक ब्लैंक पेपर है, लेकिन अब उसके ऊपर लिख दिया गया है कि ये, अब उसके ऊपर लिख दिया गया है तो क्या होगा कि ये इस रैक में रखा जाएगा या इस रैक में, वो एक चीज़ें डिफाइन होती है। फिर हम बात करेंगे हमारे 6th स्टेप की, जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो जो ह्यूमंस होते हैं बिल्कुल वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग और डिवीजन ऑफ सेल टू फॉर्म ए न्यू सेल। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर बात करेंगे हम डाइजेशन की। डाइजेशन में क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ फूड एंड लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और फिर वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। और वो जो भी उससे विटामिन प्रोटीन जो होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और फिर हमारे की टारगेट साइट तक वो पहुंचता है उसके थ्रू। और जो रह जाता है, जो वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। और फिर बात करेंगे हम होम्योस्टेसिस। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि होम्योस्टेसिस आपका एक कंप्लीट टॉपिक है और ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए कंडीशन वेयर आवर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो हमारे कई कंडीशंस होती है, जैसे कि ठंडी आती है, विंटर्स और समर्स, लेकिन बॉडी क्या है, अपना टेम्परेचर है वो एक कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखती है कि जो हमारे सेल्स है, जो हमारी बॉडी है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में ना रहे तो उससे क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती हैं। अब होम्योस्टेसिस अब ये मेंटेन कौन करता है, हमारा हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम। इसके जो मैकेनिज्म है इनके थ्रू ये होम्योस्टेसिस हमारा मेंटेन होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है होम्योस्टेसिस की, तो मैं बता दूं कि होम्योस्टेसिस होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, वो कंट्रोल करता है हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। क्यों, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कोल्ड वेदर में प्रॉपर वर्क करते हैं और कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हॉट वेदर में, यानी कि हॉट कंडीशन के अंदर प्रॉपरली वर्क करते हैं। अब सपोज करो कि हमारा मेटाबॉलिज्म है, हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसे क्या दिया जाता है, एक हॉट कंडीशन दी जाती है, तभी उसका ब्रेक डाउन होता है। क्या वो कोल्ड में उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं, वो जम जाएगा और एज इट इज़ वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एडिशनली इट प्रोवाइड ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर सेल फंक्शन। एक सेल को फंक्शन के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। अब होम्योस्टेसिस वर्क कैसे करता है, ये करता है फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे। हमारे पास दो प्रकार के फीडबैक होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। मेनली प्राइमरी टारगेट कौन सा होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। जो हमारा होम्योस्टेसिस वर्क करता है मेनली नेगेटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है, जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सेकेंडरी होता है। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर कोई भी वेरिएबल है, कोई भी काम है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। देखो अगर ये मूव कर रही है धीरे 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 धीरे, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, इसको जल्दी जल्दी मूव करवाएगा। ये क्या है, हम एक पुश दे रहे हैं चीज़ को कि ये जल्दी जल्दी काम करे। ये क्या करता है, एम्पलीफाइज द इनिशियल चेंज। जो इनिशियल चेंज है, जो स्टार्टिंग का जो चेंज है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसको पुश करता है, पुशिंग द सिस्टम फर्दर फ्रॉम सेट पॉइंट टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल, ताकि एक टारगेट तक पहुंच जाए।
अगर हम एक इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कोज होती है। और फिर हमारा आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीटोसिन होता है बॉडी के अंदर उसको रिलीज करता है, उसको और ज़्यादा रिलीज करता है। जब वो ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी के उस टारगेट पॉइंट पर जाता है तो वो क्या करने लग जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। और कब तक बढ़ाता है, जब तक कि बर्थ ना हो जाए। ये क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को रुकने का मतलब नहीं पता होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है एम्पलीफाई करने का। उसको काउंटर करने के लिए क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सपोज करो आपकी बॉडी में कोई भी एक फैक्टर है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई या फिर कोई भी एक प्रोटीन है, उसके उसके फंक्शन को या उसकी अमाउंट को एम्पलीफाई कर रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसको काउंटर करता है। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। नेगेटिव फीडबैक में क्या था, अपोजिज द इनिशियल चेंज। ये क्या था, एम्पलीफाई, ये पुश करता है, ये दूसरी साइड से पुश करता है। जैसे इस पेंसिल को मैं इधर पुश कर रहा हूँ, ये है पॉजिटिव मैकेनिज्म। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको यहाँ से पुश करेगा ताकि ये आगे मूव ना कर पाए, एक बैलेंस मेंटेन रखता है। अपोजिज द इनिशियल चेंज ब्रिंगिंग द वेरिएबल बैक टू नॉर्मल। जो हमारा वेरिएबल है जो आगे जा चुका था उसको नॉर्मल ले आता है। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो ब्रेन सिग्नल करता है हमारी बॉडी को स्वेटिंग के लिए। अब ये ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें, हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस क्या होता है, जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो जिससे हमें पसीने आते हैं, उनको सिग्नल करता है, जिससे स्वेटिंग होती है। अब स्वेटिंग होगी तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर कूल डाउन्स। सो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाए और याद रहें। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज की हम बात करें, ये कुछ है हमारी। जैसे कि हम बात करेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या होता है, कन्फ्यूज होता है। आपको सिंपली याद रखना है, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कह सकते हैं। देखो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एंटीरियर और वेंट्रल, इनको हम क्या कहते हैं, फ्रंट। लेट्स सपोज, अरे क्या लिखा, चलो ये मान लेते हैं कि ये इसका फेस है बॉडी का और ये इसका बैक है। तो एंटीरियर क्या होता है, बॉडी का फ्रंट, जो चेस्ट वाला एरिया है, आगे जो फुट वाला एरिया है, ठीक है। पैर सीधे होते हैं हमारे, ठीक है, वैसे बॉडी का। और पोस्टीरियर क्या होता है, बॉडी का बैक हिस्सा, पीछे का। और फिर बात करेंगे हम सुपीरियर की और इन्फीरियर की। सुपीरियर होता है अपर पार्ट, कोई भी ऑर्गन है, हार्ट है, तो उसका जो अपर पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। और जो नीचे का पार्ट होता है, बेसमेंट, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर। इनके जो दूसरे नाम वो क्या है, क्रैनियल एंड कॉडल, ठीक है। अब फिर बात करेंगे हम लेटरल और मीडियल की। लेटरल क्या होता है, ये इसकी साइड है, ये फ्रंट थी, ये बैक थी, अब ये मान लेते हैं इसकी साइड्स है, ये क्या है, लेटरल। अब मीडियल क्या होता है, मीडियल होता है बीच का, ये इसके बीच का, ये क्या है, मीडियल। फिर मानते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। आपने जब अगर आप डायूरेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल में क्या होता है, जो हमारी नज़दीक होती है। सपोज करो ये पेंसिल है, फिलहाल अभी ये हमारी बॉडी है, सपोज करते हैं ये एक बॉडी है और ये पेंसिल है। अब ये क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, प्रोक्सिमल। क्यों, ये हमारी बॉडी से नज़दीक है। और अगर ये हमारी बॉडी से दूर होती तो इसे क्या कहते हैं हम, डिस्टल। तो उसी तरह हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी साइट होती है, टारगेट होती है, वो हमारे लिम्स से कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है, उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल क्या होता है, नियर, और डिस्टल क्या होता है, फार। फिर उसी तरह आते हैं एक सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल क्या होता है कि अपर जो लेयर होती है, कोई भी चीज़ है, अब ये पेंसिल है, जो सुपरफिशियल लेयर है, जो अपर लेयर है, जो बाहर की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसके कितनी नज़दीक है, उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल।
और डीप में क्या होता है कि हमारी पेंसिल है, देखो बिल्कुल बीच में अभी है, तो इसे हम क्या कहेंगे डीप। अगर ये नज़दीक होती तो सुपरफिशियल, अगर बीच में होती तो डीप। ठीक है, सुपरफिशियल होता है एक अपर लेयर। ओके, तो ये था HAP की फर्स्ट यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी सेकंड यूनिट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर आपको लगा हो कि यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।